अखिल की संगत। सबरस पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये नाम है उस पुस्तक का जिसमें संकलित हैं कुछ ऐसे पत्र जो एक पिता ने अब से लगभग 90 वर्ष पहले दूर बैठी अपनी 10 वर्ष की पुत्री को लिखे थे। और इन पत्रों में पिता ने अपनी बेटी को दुनिया से, इंसानियत से, इस बात से परिचित कराने की कोशिश की है कि ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया के लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उन पत्रों की जो उन्होंने इलाहाबाद की नैनी जेल में रहते हुए 1928 के आसपास अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू के नाम लिखे थे, जो उस वक्त 10 वर्ष की थीं और मसूरी में थीं। हम इन पत्रों को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आज गूगल, विकिपीडिया और इंटरनेट के युग में जब चौतरफा तकनीक और सूचना की बौछार है, तब लोग ये जानें, खासतौर पर किशोर और युवा ये समझें कि किस तरह से एक पिता उस जमाने में जब कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, अपने बच्चों से, अपनी पुत्री से जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, संवाद करना चाहता है। और जो ना इतिहासकार है, फिर भी वो अपनी बेटी को ये समझाना चाहता है कि ये दुनिया कैसे बनी, इसका उद्भव कैसे हुआ, मानव कैसे बना, उससे पहले सबसे पहले इतिहास कैसे लिखा गया होगा, वेद कैसे लिखे गए होंगे। और शायद उस पिता की मंशा ये रही होगी कि वो अपनी बेटी को सोचने समझने की शक्ति दे, उसकी कल्पनाओं के लिए रिसोर्स मटेरियल दे और उसे ये सिखाए कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि तुम जानती हो इंग्लैंड और हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ। इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और भारत बहुत बड़ा देश है, पर फिर भी दुनिया इतनी बड़ी है कि भारत उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और उसमें वो अपनी बेटी को बता रहे हैं कि किस तरह से उसकी सोच, उसके विचारों का फलक इतना विस्तृत होना चाहिए कि उसमें सारी दुनिया के लोगों के प्रति एक सद्भावना हो। तो हमें लगा कि इन पत्रों को पढ़ा जाए और एक बार फिर उस दृष्टि को समझा जाए जो एक पिता अपनी पुत्री को देना चाहता है। अब तक के 5 पत्रों में पिता जवाहरलाल अपनी बेटी इंदु को बता रहे थे कि संसार कितना विशाल है, संसार वास्तव में एक पुस्तक जैसा है। शुरू का इतिहास कैसे लिखा गया, जमीन कैसे बनी, जानदार चीज़ों की उत्पत्ति कैसे हुई और जानवर कब और कैसे पैदा हुए और कैसे उनका रूप रंग सब बदलता गया। अब बारी है ये जानने की कि मानव यानी आदमी कब पैदा हुआ। यही शीर्षक है छठे पत्र का। पहले इस छठे पत्र पर लेखक पत्रकार राजेंद्र भट्ट की राय। और यूं ही चलती रही लाखों वर्षों तक धरती पर जीवों की कहानी। जेलीफिश जैसे बेडौल जीवों से मछली, मेढक, सांप, छिपकली और बच्चों को दूध पिलाने वाले, प्यार संभाल करने वाले समझदार स्तनधारियों तक। इनकी अगली कड़ी पर आया पहला इंसान, जो इनसे शायद ज्यादा अलग नहीं होगा। पिता बच्ची को याद दिलाते हैं जर्मनी के हीडलबर्ग म्यूजियम में रखी इंसानी खोपड़ी की, जो शायद शुरुआती इंसानों में रहा होगा। आज तो इंसान धरती का राजा है और प्रकृति भी कई मायनों में उसने साथ ली है, पर तब उसे सर्दी की मार भी पड़ती होगी। दूसरे जानवरों का शिकार होने का भय भी होगा। वो शिकारी कम, शिकार ज्यादा था, लेकिन बाकी जीवों से उसे अलग करती थी एक अनूठी चीज, और वो थी उसकी बुद्धि, उसकी विवेक और विश्लेषण की क्षमता। और इसी बुद्धि से उसने एक खास पत्थर को रगड़ा और सूखे पत्तों से पैदा कर ली आग। जी हाँ, आग जो सर्दी की मार और दूसरे जानवरों से डर का अचूक इलाज थी।
आदमी कब पैदा हुआ? मैंने तुम्हें पिछले खत में बतलाया था कि पहले दुनिया में बहुत नीचे दर्जे के जानवर पैदा हुए और धीरे धीरे तरक्की करते हुए लाखों बरस में उस सूरत में आए जो हम आज देखते हैं। हमें एक बड़ी दिलचस्प और जरूरी बात यह भी मालूम हुई कि जानवर हमेशा अपने को आसपास की चीजों से मिलाने की कोशिश करते गए। इस कोशिश में उनमें नई नई आदतें पैदा होती गईं और वे ज्यादा ऊंचे दर्जे के जानवर होते गए। हमें यह तब्दीली या तरक्की कई तरह से दिखाई देती है। इसकी मिसाल यह है कि शुरू शुरू के जानवरों में हड्डियां नहीं थीं, लेकिन हड्डियों के बगैर वो बहुत दिनों तक जीते नहीं रह सकते थे, इसलिए उनमें हड्डियां पैदा हो गईं। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी पैदा हुई। इस तरह दो किस्म के जानवर हो गए, हड्डी वाले और बिना हड्डी वाले। जिन आदमियों या जानवरों को तुम देखती हो वे सब हड्डी वाले हैं। एक और मिसाल लेते हैं। नीचे दर्जे के जानवरों में मछलियां अंडे देकर उन्हें छोड़ देती हैं। वे एक साथ हजारों अंडे देती हैं, लेकिन उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करती। मां अपने बच्चों की बिल्कुल खबर नहीं लेती। वो अंडों को छोड़ देती है और उनके पास कभी नहीं जाती। इन अंडों की हिफाजत तो कोई करता नहीं, इसलिए ज्यादातर मर जाते हैं। बहुत थोड़े से अंडों से मछलियां निकलती हैं, कितनी जानें बर्बाद चली जाती हैं। लेकिन ऊंचे दर्जे के जानवरों को देखो तो मालूम होगा कि उनके अंडे या बच्चे कम होते हैं, लेकिन वे उनकी खूब हिफाजत करते हैं। मुर्गी भी अंडे देती है, लेकिन वो उन पर बैठती है और उन्हें सेती है। जब बच्चे निकल आते हैं तो वो कई दिन तक उन्हें चुगाती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब मां उनकी फिक्र छोड़ देती है। इन जानवरों में और उन जानवरों में जो बच्चे को दूध पिलाते हैं बड़ा फर्क है। ये जानवर अंडे नहीं देते। मां अंडे को अपने शरीर के अंदर लिए रहती है और पूरे तौर पर बने हुए बच्चे जनती है, जैसे कुत्ते, बिल्ली या खरगोश। उसके बाद मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है। लेकिन इन जानवरों में भी बहुतों के बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। खरगोश के कई कई महीनों बाद बहुत से बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर मर जाते हैं। लेकिन ऊंचे दर्जे के जानवर एक ही बच्चा देते हैं और बच्चे को अच्छी तरह पालते पोसते हैं, जैसे हाथी। अब तुमको यह मालूम हो गया कि जानवर ज्यों-ज्यों तरक्की करते हैं वे अंडे नहीं देते, बल्कि अपनी सूरत के पूरे बने हुए बच्चे पैदा करते हैं, जो सिर्फ कुछ छोटे होते हैं। ऊंचे दर्जे के जानवर आमतौर से एक बार में एक ही बच्चा देते हैं। तुमको यह भी मालूम होगा कि ऊंचे दर्जे के जानवरों को अपने बच्चों से थोड़ा बहुत प्रेम होता है। आदमी सबसे ऊंचे दर्जे का जानवर है, इसलिए मां और बाप अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं। इससे यह मालूम होता है कि आदमी जरूर नीचे दर्जे के जानवरों से पैदा हुआ होगा। शायद शुरू के आदमी आजकल के से आदमियों की तरह थे ही नहीं। वे आधे बनमानुस और आधे आदमी रहे होंगे और बंदरों की तरह रहते होंगे। तुम्हें याद है कि जर्मनी के हाइडलबर्ग में तुम हम लोगों के साथ एक प्रोफेसर से मिलने गई थी। उन्होंने एक अजायब खाना दिखाया था जिसमें पुरानी हड्डियां भरी हुई थीं, खासकर एक पुरानी खोपड़ी जिसे वो संदूक में रखे हुए थे। ख्याल किया जाता है कि यह शुरू शुरू के आदमी की खोपड़ी होगी। हम अब उसे हाइडलबर्ग का आदमी कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि खोपड़ी हाइडलबर्ग के पास गड़ी हुई मिली थी। यह तो तुम जानती ही हो कि उस जमाने में न हाइडलबर्ग का पता था न किसी दूसरे शहर का। उस पुराने जमाने में जब आदमी इधर उधर घूमते फिरते थे, बड़ी सख्त सर्दी पड़ती थी, इसलिए उसे बर्फ का जमाना कहते हैं। बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, जैसे आजकल उत्तरी ध्रुव के पास हैं,
इंग्लैंड और जर्मनी तक बहते चले आते थे। आदमियों का रहना बहुत मुश्किल होता होगा और उन्हें बड़ी तकलीफ से दिन काटने पड़ते होंगे। वे वहीं रह सकते होंगे जहां बर्फ के पहाड़ न हो। वैज्ञानिक लोगों ने लिखा है कि उस जमाने में भूमध्य सागर नहीं था, बल्कि वहां एक या दो झीलें थीं। लाल सागर भी नहीं था, यह सब जमीन थी। शायद हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा टापू था और पंजाब और हमारे सूबे का कुछ हिस्सा समुद्र था। ख्याल करो कि सारा दक्षिणी हिंदुस्तान और मध्य हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा द्वीप है और हिमालय और उसके बीच में समुद्र लहरें मार रहा है। तब शायद तुम्हें जहाज पर बैठकर मसूरी जाना पड़ता। शुरू शुरू में जब आदमी पैदा हुआ तो उसके चारों तरफ बड़े बड़े जानवर रहे होंगे और उसे उनसे बराबर खटका लगा रहता होगा। आज आदमी दुनिया का मालिक है और जानवरों से जो काम चाहता है करा लेता है। कुछ जानवरों को वो पाल लेता है, जैसे घोड़ा, गाय, हाथी, कुत्ता, बिल्ली वगैरह। कुछ को वो खाता है और कुछ का वो दिल बहलाने के लिए शिकार करता है, जैसे शेर और चीता। लेकिन उस जमाने में वो मालिक नहीं था, बल्कि बड़े बड़े जानवर उसी का शिकार करते थे और वो उनसे जान बचाता फिरता था। मगर धीरे धीरे उसने तरक्की की और दिन दिन ज्यादा ताकतवर होता गया, यहां तक कि वो सब जानवरों से मजबूत हो गया। ये बात उसमें कैसे पैदा हुई? बदन की ताकत से नहीं, क्योंकि हाथी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। बुद्धि और दिमाग की ताकत से उसमें यह बात पैदा हुई। आदमी की अक्ल कैसे धीरे धीरे बढ़ती गई, इसका शुरू से आज तक पता हम लगा सकते हैं। सच तो यह है कि बुद्धि ही आदमियों को और जानवरों से अलग कर देती है। बिना समझ के आदमी और जानवर में कोई फर्क नहीं है। पहली चीज जिसका आदमी ने पता लगाया वो शायद आग थी। आजकल हम दिया सलाई से आग जलाते हैं, लेकिन दिया सलाई तो अभी हाल में बनी है। पुराने जमाने में आग जलाने का यह तरीका था कि दो चकमक पत्थरों को रगड़ते थे, यहां तक कि चिंगारी निकल आती थी और इस चिंगारी से सूखी घास या किसी दूसरी सूखी चीज में आग लग जाती थी। जंगलों में कभी कभी पत्थरों की रगड़ या किसी दूसरी चीज की रगड़ से अपने आप ही आग लग जाया करती थी। जानवरों में इतनी अकल कहां थी कि इससे कोई मतलब की बात सोचते। लेकिन आदमी ज्यादा होशियार था। उसने आग के फायदे देखे। ये जाड़ों में उसे गर्म रखती थी और बड़े बड़े जानवरों को, जो उसके दुश्मन थे, भगा देती थी। इसलिए जब कभी आग लग जाती थी तो मर्द और औरत उसमें सूखी पत्तियां डाल डालकर उसे जलाए रखने की कोशिश करते होंगे। धीरे धीरे उन्हें मालूम हो गया होगा कि वे चकमक पत्थरों को रगड़कर खुद आग पैदा कर सकते हैं। उनके लिए यह बड़े मार्के की बात थी, क्योंकि इसने उन्हें दूसरे जानवरों से ताकतवर बना दिया। आदमी को दुनिया के मालिक बनने का रास्ता मिल गया। इस छठे पत्र में हमने जाना कि आदमी कैसे बना, आदमी की उत्पत्ति कैसे हुई, और बड़ी दिलचस्प बात जो जवाहरलाल जी लिखते हैं कि आदमी की सबसे बड़ी खोज, सबसे शुरुआती खोज आग रही होगी और आग ने ही उसे दूसरे जानवरों से ताकतवर बना दिया। एक जमाने में आदमी दुनिया का मालिक नहीं था, जानवरों से डरता था। लेकिन जब उसने तरक्की कर ली, उसे आग मिल गई, तो दुनिया का मालिक बनने का रास्ता भी मिल गया। यह था छठा पत्र। सातवें पत्र में हम शुरू का जो मानव था, उसकी शक्ल, अक्ल, उसकी चालाकी, वो कैसे विकसित हुआ, इसके बारे में जानेंगे। तो ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। सुनते रहिए पिता के पत्र पुत्री के नाम।
सब रस में। नमस्कार। अखिल की संगत YouTube चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।